नमस्ते। इस पिलर जैसे पर्वत पर बने मंदिर तक पहुंचने के लिए 8000 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, जो करीब 2200 मीटर एकदम खड़ी चढ़ाई। और चाइनीज भाषा में इस जगह को दाओ चांग कहते हैं, यानी जागृत देव स्थान। हम और आप तो भारत में ब्रह्मा जी के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का स्थान चाइना में है? जी हां, चाइना में बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाले लोग ज्यादा निवास करते हैं और उनके ग्रंथों में इस जगह को ब्रह्मा प्योर लैंड इन चाइना फैंजिंग माउंटेन के नाम से जाना जाता है, यानी यह स्थान ब्रह्मा जी का शुद्ध स्थान है। चीन के लोग ब्रह्मा जी को शिक्षा के रक्षक देव के रूप में मानते हैं और यहाँ पर यह मान्यता है कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इसी जगह पे भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 23वां अवतार के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर फैंजिंग पर्वत के ऊपर 2 अलग अलग शाखाओं पर बना है, जैसे लगता है कि कोई 2 पिलर ऊपर गए हों और दोनों को ऊपर एक ब्रिज से जोड़ा गया है। यह फैंजिंग मंदिर बुलिक पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है, जो चीन के दक्षिण और पूर्व प्रोविंस गुओजोंग में पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि कैसे ऊपर मूर्ति और मंदिर बना होगा। उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। हुआ यूं कि युवान राजवंश जो मंगोलों से ताल्लुक रखते थे, उनके खात्मे के बाद यह क्षेत्र मिंग साम्राज्य के अधीन आ गया, जो 1368 से 1644 तक यहाँ शासन किया और यह हान नस्ल के चीनियों के अंतिम राजवंश थे। कहते हैं कि इस राजवंश के शासनकाल में चीन का काफी विकास हुआ, चाहे वो आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो, सैन्य हो, हर क्षेत्र में। इसीलिए इस युग को यहाँ का स्वर्णिम युग कहते हैं। आज से 500 वर्ष पहले इस जागृत देव स्थान पर यह मंदिर बना। बौद्ध धर्म के महायान शाखा में सबके कल्याण और सबके मोक्ष की बात कही गई है। अतः लोगों का कल्याण हो और ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए यहाँ मंदिर बना। और महायान शाखा में भगवान बुद्ध को अवतारी देव के रूप में माना जाता है। वही एक शाखा और है जिसे हीनयान कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि मनुष्यों को खुद साधना करनी होगी और अपना मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि आत्म दीपो भव। खैर, अब तो यहाँ की सरकार नास्तिक है, जो किसी धर्म या धर्म कार्य को न मानती है न उसमें शामिल होती। 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत ज्यादा क्षति हुई। इस क्षेत्र में गोछाओ विद्रोह हुआ और आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें सिचुआन यूनान प्रोविंस है, फैल गई। बाद में मिंग वंश के 15वें सम्राट, जिनका नाम बागली था, सभी मंदिरों का मरम्मत कराया और जो एकदम टूट चुके थे उसका पुनर्निर्माण कराया। इस क्षेत्र में मंदिरों की भरमार है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ चली आ रही है और तब से लेकर आज तक यहाँ अनवरत इसी तरह से लोग पूजा करते रहते हैं। इस प्रदेश की राजधानी गुइयांग है। देखिए प्राचीन सभ्यता तथा उसके पद्धतियों को यहाँ के लोग आधुनिकता के साथ कैसे समाहित किए हैं और साथ लेकर चल रहे हैं। इस शहर के नज़ारे को देखिए, यहाँ का खान पान देखिए, यहाँ का रहन सहन देखिए।
यहाँ की यांगत्से नदी में सलामेंडर नाम का एक सरीसृप प्राणी मिलता है, जिसको 19वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों ने खाना शुरू कर दिया, जिसका दाम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए प्रति किलो है। अब इस जीव का अस्तित्व ही खतरे में है। मैं यहाँ की सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे इस जीव के संरक्षण के लिए ध्यान दें। यहाँ बंदर की एक प्रजाति जिसे गोल्डन मंकी कहते हैं, जो अपने परिवार और ग्रुप को एक ऐसे ताने बाने में रखता है कि जैसे मनुष्य रखते हैं। यहाँ पर ज्वार से बनी माओताई नामक शराब मिलती है, जो यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं और किसी फंक्शन के समय अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी पिलाते हैं। इस क्षेत्र में जाड़े में 1 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तापमान होता है। गर्मियाँ सुहावनी होती हैं, उस समय यहाँ का तापमान 17 से 28 डिग्री तक ही रहता है। यहाँ खेती में अनेकों प्रकार के सब्जियाँ, फल, अन्न सभी चीज़ का उत्पादन होता है और धान यहाँ की प्रमुख पैदावार है। साथ ही साथ यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं, जो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को काट कर कैसे सीढ़ीदार खेत, जिसे कंटूर कहते हैं, यहाँ के लोग कंटूर बीज से खेती करते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी प्राचीन धरोहर हैं, मंदिर हैं और आप नदियों, झीलों और प्राकृतिक सुंदरता को देखें। गालिब का एक शेर है, सैर कर दुनिया की गालिब, नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी फिर भी है तो जिंदगानी फिर कहाँ। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमें और हमारे टीम को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी नए इतिहास, किसी नए क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।